अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 9, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि है बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम लोग चैप्टर के नेम को अंडरस्टैंड करते हैं। व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री? बायोकेमिस्ट्री साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप लोग ऐसे केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं जो जानदारों की बॉडी में हो रहे होते हैं, यानी एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनकी स्टडी क्या कहलाती है? बायोकेमिस्ट्री। और जो बायोटेक्नोलॉजी है वो आप लोगों के पास ये साइंस की एक रीसेंट ब्रांच है और इसमें जो है वो टेक्नोलॉजी को अप्लाई किया जाता है एंड बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके उनके कुछ पार्ट्स को यूज़ किया जाता है और उससे हम ऐसी चीज़ सिंथेसाइज करते हैं, ऐसी चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं जिससे हम बाकी जानदारों का फ़ायदा कर सकें। फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता है आजकल इंसुलिन प्रोडक्शन जो है वो बैक्टीरिया के थ्रू करवाई जाती है और जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है उनके अंदर इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होती नेचुरली, और इंसुलिन जो है वो शुगर लेवल को कम करने के लिए इस्तेमाल होने वाला हार्मोन है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, उनके लिए बैक्टीरिया के जिस्म में एक एक्स्ट्रा जो है वो डीएनए का सर्कल होता है, जिसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं, उसके अंदर इंसुलिन के जीन्स को इंसर्ट किया जाता है। ये सारा कुछ आपने 8th क्लास में पढ़ा है और उसको जो है रेप्लिकेट करवाया जाता है, उससे इंसुलिन जो हासिल होती है, फिर वो पेशेंट जो है वो उसको आर्टिफिशियली इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी में और इस तरह से जो है वो इंसुलिन का काम सारा बॉडी में जाके वो करना शुरू कर देती है, तो उनका जो है वो इस तरह से ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, तो ये जो सारा इंसुलिन की प्रोडक्शन आ जाती है आप लोग के पास बायोटेक्नोलॉजी में। अब हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। सबसे पहला टॉपिक है आप लोगों के पास मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बोलते हैं जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं जानदारों की बॉडी में, उसका जो सम होता है, यानी जो टोटल केमिकल रिएक्शंस हैं, आप कह सकते हैं सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन एक दफ़ा हम बुक से रीड करते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन एनिमल एंड प्लांट सेल्स एंड सेल्स ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स। उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा तादाद में केमिकल रिएक्शन जो हैं वो जानवरों के जिस्म में, पौधों के जिस्म में और दूसरे जानदारों के जिस्म में हो रहे होते हैं, जिन्हें हम विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। उसे हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। आगे उसकी टाइप्स उन्होंने मेंशन की हुई हैं, आप इसको जो है वो मार्क कर लें डेफिनेशन को। ठीक है, और शॉर्ट के लिए भी और जब लॉन्ग के लिए ही आएगा तो भी आपने पहले जो है वो मेटाबॉलिज्म की हेडिंग देनी होगी, फिर उसके बाद आप उसकी टाइप्स की हेडिंग देंगे। टाइप्स हम देखते हैं। मेटाबॉलिज्म कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस विच कैन आइदर सिंथेसाइज मॉलिक्यूल्स, दैट इज एनाबॉलिक रिएक्शन, और ब्रेक द कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। अब मेटाबॉलिज्म आपके पास 2 किस्म का होता है। एक रिएक्शन ऐसे होते हैं जो कि सिंथेसाइज करते हैं मॉलिक्यूल्स को, यानी जिसमें छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम एनाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, या और ब्रेक डाउन इधर लिखा हुआ कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, या फिर बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, वो ब्रेक डाउन होते हैं और छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो उस तरह के रिएक्शन को हम लोग कैटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। अच्छा, ओवरऑल इसका नाम होता है एनाबॉलिक रिएक्शंस को हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। ठीक है, और कैटाबॉलिक रिएक्शन को कैटाबॉलिज्म बोला जाता है। कैटाबॉलिज्म इज अ कैटाबॉलिक रिएक्शन इन द रिजल्ट ऑफ विच द कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। यही बात मैंने आपको पहले बताई कि कैटाबॉलिज्म क्या है। एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं और सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैटाबॉलिक रिएक्शंस रिलीज एनर्जी। अब जब बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होता है तो उस रिएक्शन के नतीजे में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दिस एनर्जी कैन बी यूज्ड इन द सेवरल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, और उस एनर्जी को फिर डिफरेंट जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, जो जानदार अपनी डेली रूटीन में बहुत सारे जो है वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो उनकी बॉडी के अंदर जो है प्रोसेसेस हो रहे हैं, उसके लिए यूटिलाइज होती है। In the result of catabolic reactions, carbohydrates, proteins and lipids are broken down and oxidized with the help of various enzymes. अब क्या होता है कि कैटाबॉलिक रिएक्शन के नतीजे में जब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स टूटते हैं, ये कि आप लोगों की डाइट का जो है वो मेजर फूड ग्रुप्स यही हैं आप लोगों के, तो वो जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। यानी ब्रेक डाउन होते कैसे हैं? अब आप लोगों को पता है कि आपकी बॉडी में एक प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि आप ऑक्सीजन अपनी बॉडी में इनहेल करते हैं और वो ऑक्सीजन आपके सेल्स में जाती है। सेल्स में ऑलरेडी जो खुराक आप लोगों ने हज़म की हुई होती है वो मौजूद होती है, उस खुराक के साथ मिलती है, उसको ब्रेक डाउन करती है और उसके अंदर से जो है, अच्छा जब उसके साथ मिलती है तो जब भी कोई ऑक्सीजन किसी चीज़ के साथ मिलती है तो हम कहते हैं कि वो चीज़ ऑक्सीडाइज हो गई है। ठीक है, तो जब उसे वो ऑक्सीडाइज करती है तो वो ब्रेक डाउन होती है और उसके अंदर से जो है वो एनर्जी रिलीज़ होती है। और ये सारा रिएक्शन जो है वो किसकी हेल्प से हो रहा होता है? एंजाइम्स की हेल्प से। एंजाइम्स क्या होते हैं? ऐसे बायो कैटलिस्ट होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो जानदारों की बॉडी में हो रहे होते हैं उसे फास्ट कर देते हैं।
दीज रिएक्शंस रिलीज एनर्जी विच इज़ यूज टू परफॉर्म मैनी एक्टिविटीज़ इन द एनिमल्स। अब जब ये फूड ब्रेक डाउन होता है उससे जो एनर्जी निकलती है वो हम लोग जो है वो डिफरेंट जानदार अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। एनाबोलिज्म इज़ अ सिंथेसाइजिंग प्रोसेस एंड द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़ वन ऑफ इट्स एग्जाम्पल। एनाबोलिज्म एक सिंथेसाइजिंग प्रोसेस है, यानी इसमें कोई चीज़ बनती है, ठीक है। कैटाबोलिज्म आपने पढ़ा कि लार्जर मालिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं, जबकि एनाबोलिज्म उसका ऑपोजिट है। उसमें क्या होगा कि सिंथेसाइज होंगे, छोटे मालिक्यूल्स मिलेंगे और उससे एक बड़ा मालिक्यूल बनेगा। प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़ वन ऑफ इस एग्जाम्पल। और उसकी एक एग्जाम्पल आपके पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट की प्रोडक्शन। कहाँ होती है कार्बोहाइड्रेट की प्रोडक्शन? हमारी बॉडी में तो हम लोग खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट की प्रोडक्शन हो रही होती है प्लांट्स की बॉडी में। प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट बना रहे होते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, ठीक है। तो ये एक जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, जिसमें छोटे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। कौन कौन से मॉलिक्यूल मिलते हैं? प्लांट्स यूज सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड दिस प्रोसेस का फोटोसिंथेसिस। प्लांट आप लोगों को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, वाटर को यूज़ करते हैं, साथ उन्हें सनलाइट रिक्वायर होती है, ठीक है। क्लोरोफिल सेल्स होना जो है वो कंडीशन होती है कि ऐसे सेल्स हो जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो उसमें जो है वो प्लांट सिंथेसाइज करते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आप फार्मूला देखें तो वो है आप लोगों के पास CO2, ठीक है, एक छोटा मॉलिक्यूल है। इसी तरह से अगर आप लोग देखते हैं वाटर का फार्मूला, वो है आप लोगों के पास H2O। अब जब ये रिएक्शन होता है तो ये छोटे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, तो उसके नतीजे में एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है C6H12O6, यानी ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट जो सिंथेसाइज होता है वो एक लार्जर मॉलिक्यूल बनता है। तो इसका मतलब है कि एनाबोलिज्म में क्या होता है कि सिंथेसाइज होते हैं लार्जर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस आपके पास एग्जांपल है एनाबोलिज्म की, और कैटाबोलिज्म में एग्जांपल आपके पास रेस्पिरेशन की, ठीक है। सांस लेने में जो है वो लार्जर मॉलिक्यूल टूटते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, जबकि एनाबोलिज्म में छोटे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, वो एनर्जी को यूज़ करते हैं इस प्रोसेस के लिए और लार्जर मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आप लोग देखें, द सम ऑफ ऑल द एनर्जी यूजिंग एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शंस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अब हम इसकी डेफिनेशन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। एक हमने डेफिनेशन की थी कि सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। हम ये भी कह सकते हैं, अब आप लोगों को पता है कि मेटाबॉलिज्म में दो तरह के रिएक्शन थे, एक में एनर्जी रिलीज हो रही थी और एक में यूज़ हो रही थी। तो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द एनर्जी यूजिंग एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शंस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, यानी वो तमाम रिएक्शन जिसमें एनर्जी या तो यूज़ हो रही है या उसमें जो है वो रिलीज़ हो रही है, उस तरह के रिएक्शंस को हम ओवरऑल क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। नंबर 1 अब आपके पास टाइप आगे दी हुई है, डाइजेशन एंड एसिमिलेशन। डाइजेशन जो है वो आप लोगों को पता है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका जो फूड है वो सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन होता है। आप लोग जो फूड यूज़ करते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन्स हैं या लिपिड्स हैं, वो लार्जर फूड पार्टिकल्स आप लोग कंज्यूम करते हैं। उन पार्टिकल्स को जो है वो, क्योंकि सेल का हिस्सा बनना होता है और सेल का साइज़ बहुत छोटा होता है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपका फूड जो है वो सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन हो, ठीक है। तो उसके अंदर आपको पता पूरा आपके पास एक डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है, जिसमें सबसे पहले माउथ हेल्प करता है। माउथ में टीथ हैं, टंग है, स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में। फिर फर्दर डाइजेशन जो है वो आप लोगों के स्टमक में होती है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के पहला जो पार्ट होता है उसके अंदर थोड़ी सी डाइजेशन का जो है वो प्रोसेस कंप्लीट होता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के ही लास्ट जो पार्ट्स होते हैं उसमें आपका जो फूड आपने डाइजेस्ट कर लिया होता है कम्प्लीटली, वो आपके खून में शामिल हो जाता है और सेल्स का हिस्सा बन जाता है। अब जो जहाँ तक आपने स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट तक जो प्रोसेस जिसमें फूड आपका हज़म हो रहा है, वो जो प्रोसेस है वो कहलाता है डाइजेशन। और उसके बाद जब आपका फूड जो है वो खून में शामिल होता है, खून के ज़रिए से आपके हर सेल तक पहुँचता है, जब वो सेल का हिस्सा बन जाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। तो डाइजेशन और एसिमिलेशन में यही बेसिक डिफरेंस है कि डाइजेशन में आप लोगों का फूड सिंपली जो है वो ब्रेक डाउन होता है सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर, जबकि एसिमिलेशन में वो फूड जो डाइजेस्ट हुआ है उसका मेन पर्पस तो यही था कि वो सेल का हिस्सा बने, ठीक है। सेल को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और फूड चाहिए था, तो सेल तक पहुंचाया जाता है और जब सेल के अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाता है फूड, तो जो है वो उसको फिर फर्दर सिंथेटिक प्रोसेसेस के लिए पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन बोलते हैं। Digestion of food is necessary to split the macromolecules like carbohydrates, proteins and fats into simple molecules। उन्होंने क्या कि जो फूड की डाइजेशन है, फूड का जो हज़म होना है वो इसलिए ज़रूरी है ताकि जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, अब आपके जो आप लोग फूड के मॉलिक्यूल्स यूज़ करते हैं ये लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जैसे अभी मैंने कार्बोहाइड्रेट का सिंपल ग्लूकोज का फार्मूला लिखा था C6H12O6, तो उसके अंदर आप देख लें कितने सारे आइटम्स थे, ठीक है। तो इस तरह के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। मैक्रो का मतलब भी बड़ा होता है, ठीक है। छोटे मॉलिक्यूल्स को माइक्रो मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। उन्होंने कहा कि डाइजेशन ऑफ फूड जो है वो इसलिए ज़रूरी है कि आपकी बॉडी में जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जा सके।
दीज आर नेसेसरी टू बी यूज्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड अ न्यू कंपाउंड। ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए भी ज़रूरी है ताकि ऑर्गेनिज्म जो है वो इसको यूज़ करते हुए न्यू कंपाउंड जो है वो सिंथेसाइज करें। आफ्टर दिस द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेस्टेड मटीरियल इज एब्जॉर्ब बाय द सेल्स ऑफ द एनिमल्स एंड आर यूज्ड आइदर टू प्रोड्यूस न्यू प्रोटोप्लाज्म और टू प्रोवाइड एनर्जी। अब जो खुराक आपके जिस्म में हज़म हो चुकी होती है, सेल में जब जज्ब होती है, जब भी जानवरों की सेल्स का जो है वो हिस्सा बनती है, तो वो दो उसके पर्पस होते हैं। या तो उसने जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करनी होती है आपकी बॉडी में और वो एनर्जी आप लोग डेली एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, या फिर उससे प्रोटोप्लाज्म की जो है वो फॉर्मेशन होती है। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है कि आप लोगों ने पढ़ा है कि सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेंटर में न्यूक्लियस है और जो ये वाला पार्ट है इसमें साइटोप्लाज्म वाला जो है वो पार्ट होता है, आपका न्यूक्लियस है। और बाहर जो है वो एनिमल सेल्स में होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी इसको बोलते हैं। अब आप लोगों का ये वाला पार्ट निकाल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा जो बाकी सारा पार्ट है, यानी जो ये वाला पार्ट है जिसमें आप लोगों का साइटोप्लाज्म है और अंदर जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो जो फूड हजम हुई होती है वो या तो प्रोटोप्लाज्म बनाती है या फिर वो एनर्जी जो है वो जानदारों को प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आप लोग देखें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। वीट, राइस, कॉर्न, मेज आर द बेस्ट सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा हमें किन चीज़ों से मिलता है? आप लोगों को वीट से मिलता है, गंदम से, चावलों से, ठीक है, कॉर्न और मेज से, मकई इसको आप बोल लेते हैं, ठीक है, उससे आप लोग हासिल करते हैं। द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट आर सिंपल शुगर्स लाइक ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड ग्लैक्टोज। एंड प्रोडक्ट से क्या मुराद है कि जब भी आपने लार्जर मालिक्यूल खाया है उसको ब्रेक डाउन होकर उसे सिंपल मालिक्यूल्स में कन्वर्ट होना है। अब जो एंड में सिंपल मालिक्यूल जो लास्ट होगा जिसमें वो कन्वर्ट होगा वो उसका एंड प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के केस में आपका एंड प्रोडक्ट क्या होगा? या तो आपके पास होगा ग्लूकोज, ठीक है, या फ्रुक्टोज या फिर ग्लैक्टोज। ये तीन जो हैं वो इन तीनों में से कोई एक एंड प्रोडक्ट हो सकता है। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैन सप्लाई 3.8 कैलोरीज किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। जब आप लोग कार्बोहाइड्रेट का जो है सिर्फ 1 ग्राम कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है? 3.8 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। द कार्बोहाइड्रेट्स आर द चीपेस्ट सोर्स ऑफ डाइट विच कैन प्रोवाइड अस द रिक्वायर्ड एनर्जी। अब कार्बोहाइड्रेट जो है वो सबसे चीपेस्ट सोर्स है डाइट का, इजीली सबको अवेलेबल होता है। ठीक है, रोटी जो है वो हर एक को मिलती है, अमीर गरीब सब खाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास सबसे चीपेस्ट सोर्स है कार्बोहाइड्रेट, जिससे अगर आप लोग एनर्जी जो है वो अपनी बॉडी की नीड को पूरा करना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो आपके अंदर देख लें कितनी ज़्यादा एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही है। 1 ग्राम से आपको मिल रहे हैं 3.8 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन एंड आर स्टोर्ड इन द मसल्स एंड लिवर। अब अगर आपने कार्बोहाइड्रेट जिस्म में ज़्यादा जो है वो यूज़ कर लिए हैं, कुछ आप लोगों ने यूज़ कर लिए अपने डेली एक्टिविटीज़ के लिए, अब जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट बचा है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन के अंदर। ठीक है, किस कंपाउंड में चेंज होगा? ग्लाइकोजन के अंदर चेंज होगा और उसके बाद वो स्टोर हो जाएगा आपके मसल्स और लीवर के अंदर। फिर जब आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड होगा तो दोबारा से ब्रेक डाउन होगा और आपकी बॉडी को जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट आप लोग के पास फैट मेटाबॉलिज्म। देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ फैट्स। अब फैट के सोर्सेज क्या हैं? अब आपने पहले जैसे कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज पढ़े थे, इस तरह आप इसके ऊपर हेडिंग्स भी बना सकते हैं। नंबर 1 आप लाइन पे लिखेंगे सोर्सेज ऑफ फैट्स। ठीक है, इस तरह ऊपर आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, उस पर आप लिख सकते हैं सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फिर आप एंड प्रोडक्ट की हेडिंग दे सकते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन की दे सकते हैं। अब जो हमारे पास फैट्स होते हैं उनके लिए हमारे पास 2 सोर्सेज हैं। वी कैन ऑब्टेन एनिमल फैट फ्रॉम द बटर, ऑयल, घी और क्रीम, फैटी मीट एंड फिश ऑयल। ठीक है, इन चीज़ों से हमें जो है वो हासिल होता है। इसके अलावा अदर सोर्सेज ऑफ फैट्स इन द प्लांट्स लाइक द सरसों, ब्रासिका। पौधों में से अगर आपने लेना है फैट जो है तो वो आपको किस फॉर्म में मिलेगा? आपको सरसों का जो है, सरसों का साग जो खाया जाता है, लीव्स खाए जाते हैं ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस के, वो जो है वो सोर्स है फैट का। इसके अलावा ऑलिव्स, जैतून, कोकोनट, ठीक है, मेज, सोयाबीन, कॉटन सीड, सनफ्लावर एंड पीनट, ये कुछ आपके पास सीरियल्स हैं, कुछ वेजिटेबल्स हैं जिसके अंदर जो है वो फैट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। फैट्स आर मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। अब फैट्स जो है वो किससे मिलके बने होती है? जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट पढ़ा था कि वो एंड में जो है वो चेंज हो जाते हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड ग्लैक्टोज। तो जो चीज़ एंड प्रोडक्ट होती है उसी चीज़ से वो मिलके बने भी होते हैं। ठीक है, यानी ग्लूकोज काफ़ी सारे मिलेंगे तो एक कार्बोहाइड्रेट का लार्ज मॉलिक्यूल हम कह सकते हैं बन गया है। इसका जब वो टूटेगा तो दोबारा एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज बनेगा। इस केस में अब फैट्स जो हैं वो 2 चीज़ों से मिलके बने हैं। वो 2 चीज़ें कौन कौन सी हैं आपके पास? एक है नंबर 1 ग्लिसरॉल और सेकंड पे है आपके पास फैटी एसिड्स। ये 2 चीज़ें मिलेंगी तो आपके पास फैट का एक मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होगा। दे आर डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में हजम होते हैं। ठीक है,
लिवर के अंदर से एक बाइल डक्ट होती है, उसमें से बाइल रिलीज़ किया जाता है। बाइल एक जूस होता है जो आपके फैट्स को एब्जॉर्ब डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो वो बाइल जो है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज़ किया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला हिस्सा होता है उसमें रिलीज़ किया जाता है और वहाँ पे वो फैट की जो है वो डाइजेशन करता है। एक्सेस फैट्स में बी स्टोर्ड इन द एडिपोज फैट स्टोरिंग टिश्यूज ऑफ द बॉडी। अब अगर आप लोगों ने फैट्स जो हैं वो बॉडी में ज़्यादा कंज्यूम कर ली हैं और आपकी बॉडी को इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो कुछ तो आप लोगों ने यूज़ कर लिया अपनी एक्टिविटीज़ के लिए, कुछ जो एक्स्ट्रा होगा वो आपकी बॉडी में जो एडिपोज टिश्यू है उसके अंदर स्टोर होना शुरू हो जाएगा। एडिपोज जो है उनको टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो फैट स्टोर करने की एबिलिटी रखते हैं और सबसे ज़्यादा आपके जो ये बैली वाला पार्ट है इस पार्ट में होते हैं एडिपोज टिश्यू। तो जब भी कभी आप एक्स्ट्रा फैट कंज्यूम करेंगे तो आपका जो एक्स्ट्रा होगा वो सारा का सारा आपका बैली आपके एब्डोमेन वाले पार्ट में आके जमना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से आपके अंदर ओबेसिटी का मसला होगा। ड्यूरिंग ग्लूकोज डेफिशिएंसी और स्टारवेशन, अगर आपके जिस्म में ग्लूकोज की कमी हो गई है या स्टारवेशन कहते हैं भूख से मरना, यानी अब बहुत ज़्यादा जो है वो जिन इलाकों में जो है कैद होता है खुशहाली होती है, यानी खुराक नहीं मिल रही होती, तो उन लोगों में क्या होता है कि फैट्स आर यूज इन द रेस्पिरेशन इन द प्लेस ऑफ ग्लूकोज। तो फिर जब आपके सेल्स के अंदर उनके कार्बोहाइड्रेट मौजूद नहीं है तो फिर आपका जो फैट है वो उसकी जगह जो है वो रेस्पिरेशन में यूज़ होगा, या रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन मिलेगी फूड के साथ वो किसके साथ मिलेगी, फिर फैट के साथ मिलेगी, उसको ब्रेक डाउन करेगी, ठीक है, और वो जो है वो आपका रिप्लेसमेंट हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों के पास प्रोटीन। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स इन द स्टमक। अब जो प्रोटीन है उसकी जो डाइजेशन है वो आपके मैदे में ही शुरू हो जाती है। अनडाइजेस्टेड प्रोटीन इज डाइजेस्टेड बाय एन एंजाइम एंड इज कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड्स। अब आपके प्रोटीन जो हैं वो जिस मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं उसका नाम है अमाइनो एसिड्स, ठीक है। और जब वो ये एंड टूटेंगे तो एंड प्रोडक्ट भी इसका क्या होगा, अमाइनो एसिड्स ही होंगे। अब जो आपकी बॉडी में प्रोटीन जो है अनडाइजेस्टेड होते हैं वो एंजाइम्स के जरिए डाइजेस्ट किया जाता है, किस में चेंज किया जाता है, अमाइनो एसिड्स में। These amino acids can be used for the synthesis of the new proteins or oxidized to provide एनर्जी टू द बॉडी। अब ये अमाइनो एसिड्स दो काम करेंगे, या तो वो नई प्रोटीन्स बनाएंगे आपकी बॉडी में या फिर जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, यानी उसके साथ ऑक्सीजन मिल जाएगी, उसको तोड़ देगी, उसके अंदर से एनर्जी रिलीज़ करेगी। वो एनर्जी आप अपनी बॉडी के लिए यूज़ करेंगे डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए। अदर देन दिस ड्यूरिंग द डेफिशिएंसी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स आर द इफेक्टिव सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर आपके जिस्म में कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, आपने किसी भी तरह से जो है वो डाइट में कार्बोहाइड्रेट बहुत कम ले रहे हैं, जैसे अक्सर लोगों को सब्जियां वगैरह नहीं पसंद, सीरियल्स को ज़्यादा नहीं यूज़ करते, तो उनकी बॉडी में अक्सर ऐसा होता है कि कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी पाई जाती है। तो क्या होगा उस केस में, अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं तो प्रोटीन उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे जो है वो काम करेगी और उसके जैसे ही आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगी। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन से भी आपको 3.8 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी ही मिलेगी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया और उसमें आप लोगों ने जो है वो इन दोनों की डेफिनेशंस के बारे में देखा है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म को आप लोगों ने डिटेल से स्टडी किया है। अब आप लोगों ने इस सबको अच्छी तरह से जो है वो लर्न करना है। ईच एंड एवरीथिंग आप इसमें याद करेंगे। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन का आपका आंसर भी है, मेटाबॉलिज्म वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने इसे लिख के भी याद करना है एक दफ़ा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।